नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे यहां पर सोने और चांदी दोनों के ही, जहां पर तेजी के साथ इस हफ्ते में एज ऑफ नाउ कारोबार होता हुआ नजर आया है। हमने बढ़त बनते हुए देखी है, सोना ऑल टाइम हाइस के आसपास, तो चांदी में भी यहां पर करीब करीब 4 हफ्ते के हाइस पर फिलहाल कारोबार होता हुआ, तो तेजी के साथ यहां पर मूवमेंट। साथ ही बात करेंगे यहां पर गेहूं की, जहां पर फसल की आवक आनी शुरू हो गई है। भाव MSP के नीचे फिसलते हुए नजर आए हैं। सरकार के प्रोक्योरमेंट को लेकर यहां पर क्या मंशा है, क्या हम वो नंबर्स पूरे होते हुए देखेंगे, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे जीरे की, जहां पर मुनाफा वसूली और चलती हुई नजर आई है और जीरे का रंग और फीका पड़ता हुआ दिखा है। इस पर क्या बननी चाहिए स्ट्रैटेजीज, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट एशिया चिराग शेठ, शिवाजी रोल ऑफ फ्ला मिल्स के ओनर अजय गोयल, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक हेडलाइंस यहां से बनती हुई नजर आई हैं। चिराग, पहले सोने पर ऑल टाइम हाईज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्लोजिंग के लिहाज से, भारतीय बाजारों में भी हमने लगातार यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। 64,000 के ऊपर भाव अब स्थिर हैं। क्या लगता है आपको यहां से अब किस तरह की मूव्स देखने को मिल सकती हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, ये बात जरूर थी कि सोने में अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात देखें तो फंडामेंटल्स काफी हद तक बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे और जो ना ये जरूर माना जा रहा था कि इस साल 2024 और 2025 में सोने में बढ़ोतरी देखी जाएगी। हालांकि ये जो रैली आई है पिछले कुछ 7-8 दिनों में, वो थोड़ी बहुत जो पेस ऑफ रैली है सरप्राइजिंग है। अब एक चीज हम देखें तो सारे फाइनेंशियल एसेट्स में हमने एक कंसिस्टेंट रैली देखी है। इक्विटीज, रियल एस्टेट, इवन क्रिप्टोस और सोने में भी हमने रैली आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि शायद देखिए फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है। अगर 1 साल का निवेश देखें तो अभी भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट इन लेवल पे थोड़ा खरीदना शायद यहाँ से रिस्की अब दिखाई दे रहा है। चिराग, जिस तरह के व्यूज और फोरकास्ट देखने को मिली है कि एज एंड व्हेन एक्चुअल US फेड रेट की रेट कटौती होगी, तो सोना वन ऑफ दोज एसेट क्लासेस होगा जिसमें तेजी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो $2200-2300 के जो लेवल्स हैं फोरकास्ट किए जा रहे हैं, जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर है, वो बहुत आम बनते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ? देखिए, हमारा टारगेट था $2150। अब तो $2150 जस्ट एक जिसे हम कहते हैं कि थोड़े हाथ की दूरी पे है। तो अब ये है कि सारे, जैसे आपने कहा कि सारे जो आइदर बैंक्स है या इवन फिजिकल कंपनीज है जिनके जो फोरकास्ट है वो सारे अब एक्चुअली कंजर्वेटिव फोरकास्ट या बेरिश फोरकास्ट दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से सोने ने अपना मूव किया हुआ है। हालांकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मार्केट में है कि इस साल की शुरुआत में मार्केट 5 रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहा था, फेड 3 रेट कट्स की बात कर रहे थे। अब मार्केट की खुद की एक्सपेक्टेशन भी 3 रेट कट्स आ गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन और फेड की एक्सपेक्टेशन एक साथ हो गई है, बट सोने में जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया है। इसकी 2 वजह है। एक है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और दूसरी पिछले कुछ महीनों में हमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जो बाइंग है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दी है। वेल एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल आपसे एक्चुअली चिराग वही था कि कहाँ से ज़्यादा खरीदारी आते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं, चाइना में जो फिजिकल बाइंग है, इंडिया जो सेकंड बड़ा कंज्यूमर देश है, जिस तरह से तेजी है खरीदारी में, हल्की सी हमने यहाँ पर पॉज आते हुए देखी है। आपको लगता है आगे जाकर भी सेंट्रल बैंक, ETF, इन्वेस्टर डिमांड, म्यूचुअल फंड डिमांड, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए? अब देखिए, सेंट्रल बैंक अब लास्ट 2 साल में सेंट्रल बैंक ने अनप्रेसिडेंटेड बाइंग की हुई है। हम देख रहे हैं कि पिछले साल यानी 2022 में 1000 टन के आसपास की बाइंग हुई है, 2023 में भी उसके आसपास की बाइंग हुई है, और शायद इस साल भी सेंट्रल बैंक ऑब्वियसली थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। एक्चुअली जो सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है वो है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और कहीं ना कहीं जो रशियन सैंक्शंस रहे हैं या जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में, उसकी वजह से ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है ये अपना पैसा कहीं ना कहीं सोने में डालते जा रहे हैं। चिराग, साथ ही चांदी पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल मेटल्स में कुछ बहुत सपोर्ट आया है, उसका सीधा फायदा हमने चांदी में आता हुआ देखा है। एंड ऑफ कोर्स जो सोने का रनअप है वो भी सपोर्टिव तो है ही। करंट लेवल से यहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, बट आई थिंक चांदी में मनीषा अभी भी उतना रिएक्ट नहीं किया है जैसे सोने में किया हुआ है। चांदी में मेरा मानना है कि आज भी अपसाइड ज्यादा अवेलेबल है। अगर चांदी में कोई भी करेक्शन हो या किसी का भी, मैं कहूंगा 2 या तो चांदी में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स चांदी के गोल्ड के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। ऑलराइट, इंडियन मार्केट्स में जो खरीदारी है फिजिकल लेवल पे वो किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफी हद तक अच्छा था। जनवरी भी जो हमें दिखाई दिया कि मोमेंटम जनवरी में भी बरकरार रहा है, बट ये जो अभी रैली आई है उसका जरूर एक इम्पैक्ट डिमांड में आएगा। मेरा मानना है कि शायद डिमांड यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डाउन होते हुए दिखाई देगा। और जैसे आपने कहा कि चांदी के फंडामेंटल्स यहाँ पर सोने से बेहतर हैं, तो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं कि आप चांदी में उस तरह की डिमांड आता हुआ देखते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल साइड से, इन्वेस्टमेंट साइड से? आप देखिए, चांदी में मनीषा जैन और फेब के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। हमने ऑन एन एवरेज आई थिंक 700-750 टन की इंपोर्ट्स दोनों महीने में आते हुए दिखे हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हद तक पॉजिटिव है, स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट से, और ग्लोबली फोटोवोल्टेक और ईवीज के यहाँ से भी डिमांड काफी हद तक बहुत ही पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं 700 टन पर मंथ यहाँ पर इंपोर्ट देखने को मिला है? ये लास्ट 2 महीने में मैं कहूंगा जैन में 700-750 था, और हमारा अनुमान है कि फरवरी में भी 700 टन की इंपोर्ट्स आए होंगे। ऑलराइट, तो अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पर चांदी में पिकअप होते हुए। बहुत शुक्रिया चिराग साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली सोने चांदी में तेजी यहाँ पर जारी है, ऑन चार्ट हमें देखने को मिल भी रही है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सत्र में किस तरह की कारोबार होनी चाहिए? अनुज, क्या नंबर्स देखेंगे आप, और सोने चांदी दोनों में से कहाँ चूज करेंगे? मंजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 65,000 का लेवल दिवाली तक देखा जाएगा, वो मार्च में ही आता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट। तो ट्रेंड जिस तरीके का बना है और एक शार्प रनअप हमने देखा है, हमें लगता है कि अभी भी जो टेरिटरी है वो पॉजिटिव साइड में है। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। अगर हम मोमेंटम वाइज देखें तो मुझे लगता है कि आज भी एक ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में देखा जा सकता है। हालांकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो 64,150 से लेकर 65,000 के बीच का ये रेंज रहेगा। बट आज सिल्वर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड यहाँ पर हुआ है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखी जा सकती है। तो ट्रेडिंग बिल्कुल प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो करीबन 73,400 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 73,780 का स्टॉप लॉस लगाए, 72,500 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर 72,500 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेट देखा जा सकता है। हालांकि $24 चांदी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर $24 ब्रेक होता है तो फिर $25 से $26 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग 2150 अब एक रेजिस्टेंस है गोल्ड के लिए, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 2180 और 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम हमें लगता है कि आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि आगे अब एक्सटेंडेड हॉलीडे भी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हायर लेवल पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि अगर आप फिजिकल और एक्सचेंज के प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट काफी श्रिंक हो गया है। तो हायर लेवल पर जो ज्वेलर्स हैं या फिर जिनके पास गोल्ड पहले रखा हुआ था, वो यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव लग सकता है गोल्ड सिल्वर का। अनुज, मेटल्स कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली जारी है। ऑफ कोर्स भारी गिरावट यहाँ पर स्टील और आयरन ओर में है, लेकिन नॉन फेरस मेटल्स भी यहाँ पर काफी स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मगर कहीं ना कहीं हमने एक लोअर लेवल से रिकवरी होती हुई देखी। अगर हम जिंक या कॉपर की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने एक रिकवरी वाला ट्रेंड बनते हुए देखा था। तो एक स्टेबल फॉर्मेशन यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है। तो अगर आप कॉपर को देखेंगे तो नीचे करीबन 720 और ऊपर करीबन 735 ये रेंज कॉपर ने पकड़ लिया। तो हम देखते हैं जब भी 720 के आसपास आता है तो खरीदारी देखने को मिलती है, और जब भी करीबन 735 के आसपास जाता है तो बिकवाली देखने को मिलती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी प्राइस ऊपर की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए बिकवाली कॉपर में देखी जा सकती है। 729 के आसपास, 730 के आसपास मिले तो बिकवाली करें। 733 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 724 722 तक आ सकते हैं, और अगर 722 के आसपास मिले तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम सा है जो कि मुझे लगता है कि रह सकता है कॉपर में आज। ऑलराइट, तो इवन एज हल्की सी अपटिक यहाँ पर है, लेकिन बिकवाली करके ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में एज ऑफ नाउ काम करने की राय। रवि, आप क्रूड प्राइसेस को कैसे यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता अच्छा खासा था, लेकिन इस हफ्ते यहाँ पर हायर साइड्स पे रेजिस्टेंस है। हमने 83 के नीचे यहाँ पर भाव फिसलते हुए देखे हैं, और ऑफकोर्स यूएस क्रूड प्राइसेस तो 80 के भी नीचे। जब से क्रूड प्राइसेस में जो रेजिस्टेंस देखा गया उसमें चाइना के ओर से कुछ ज्यादा ठोस कदम निकल के नहीं आए। पर्टिकुलर काफी स्टिमुलस की बात की, बट कोई अमाउंट निकल के नहीं आई, तो मार्केट में फिर से
वो डिमांड का कंसर्न हुआ। साथ में आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ब्रेंट 83.20 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो ब्रॉडर रेंज है 80 से 83.20 के है वो ही रेंज में रहेगा। और डोमेस्टिक मार्केट में भी 6400 से 6650 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कोई बड़ी तेजी तभी आएगी जब कोई इतना ठोस रीजन होगा। जो एपीआई के डेटा थे वो थोड़े सपोर्टिव रहे, क्रूड की इन्वेंट्रीज जो यूएस में एपीआई इन्वेंट्री है उसमें फॉल देखा गया, तो इस हिसाब से आप थोड़ा यहाँ पे सस्टेन है। पर मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल से मुनाफा वसूली का ट्रेड है वो शायद आता हुआ दिख सकता है। आप वहां पे क्रूड में सेल करके चले, बट यस सेल डायरेक्टली नहीं करना है, फ्यूचर अभी भी वोलेटाइल है। तो आप क्या करें, पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6500 का जो क्रूड का पुट है वो अभी 150 के करीब चल रहा है, ये पुट को बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 110 का, और 220 तक के लेवल की मैं उम्मीद करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी ट्रेड वोलेटाइल रहेगा, तो क्रूड की जो कारोबार है इसमें आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा रिस्क लेवल फेवरेबल रहेगा। ऑलराइट, तो ऑप्शंस में खरीदारी की वहां पर राय और वो नंबर्स आपके सामने हैं। एक नेचुरल गैस पे राय ले लेते हैं। अनुज, यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, लोअर लेवल से रिकवरी नेचुरल गैस में रही है। हमने पिछले एक महीने में एक रिकवरी का ट्रेंड नेचुरल गैस में रहा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो एक मोमेंटम है वो एक रेंज में रहेगा, बट हाँ लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर प्राइस नीचे 165 160 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो 70 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर में 180 तक के लेवल आ सकते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर भी लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो बाइंग यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज निकलती हुई नजर आ रही है एनर्जी एज अ पैक में। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे गेहूं की महंगाई और खरीद पर। हमारे साथ होंगे शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल। जल्द वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर गेहूं की करते हैं और ऑफ कोर्स सरकार की नज़र इसकी आवक पर है। भावों मंडियों में आवक शुरू हो चुकी है, भाव एमएसपी के आसपास और उसके नीचे हैं और सरकार की खरीद के लिए ऑफ कोर्स ये अच्छी खबर है ही। लेकिन कहाँ तक जा सकते हैं भाव? क्या सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी? और आगे के जो मेजर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर हैं, स्टॉक लिमिट्स को लेकर हैं, इस पर इंडस्ट्री अब कैसे इन्हें देखती है? शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, कैसी आवक है, कैसी है इंडस्ट्री की रिपोर्ट एज ऑफ नाउ? आवक तो देखिए अभी खास तौर पे जो है सेंट्रल एमपी और सौराष्ट्र इन दो प्रांतों में ही आवक है। और आप समझ लीजिए अगर 100 मिलियन टन प्लस की क्रॉप है तो आप मुश्किल से 1-2% माल जो है अभी इस हफ्ते 10 दिन में आने वाला है। जो असली बाढ़ आएगी वो आप समझ लीजिए 1.5-2 हफ्ते के बाद आएगी। और अभी जो माल आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा है, थोड़ी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। वैसे तो पाइपलाइन सारी मिलों की सब जगह पे खाली है, सब माल की ताक में ही है लेकिन थोड़ा सा क्वालिटेटिव इशू है, इसकी वजह से बाइंग कम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है 8-10 दिन में कोई एमएसपी से नीचे बिकने वाला नहीं है गेहूं। सबको आश्वासन है कि बोनस मिलेगा, सब उसकी ताक में है, तो एमएसपी से नीचे इस साल जल्दी से गेहूं जाएगा नहीं ऐसे लगता है। और सबको खबर है कि सरकार को जो है अपना स्टॉक बनाना है इस साल, तो वो भी पूरी तेजी से जो है सारा जोर और बल लगाएगी अपना टारगेट पूरा करने के लिए। और एब्सोल्युटली बोनस हमेशा एक कॉन्वर्सेशन वाली चीज यहाँ पर रही है, तो किस स्टेट में कितना बोनस की एक्सपेक्टेशन आप देखते हैं? देखिए कई राजनीतिज्ञों ने कई मंचों पे जो है कई आश्वासन दिए हैं तो 125 से लेके 250 रुपए तक का जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अब एक चीज कंफर्म्ड है कि राजस्थान स्टेट में जो है 125 रुपए का बोनस जो है वो लगभग ऐलान हो चुका है और वो शायद मिलेगा। उसे देखा देखी जो है यूपी और एमपी में भी जरूर जो है कोई पक्का अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। अब जैसे कि बात की जा रही है, जिस तरह के मेजर्स और रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर प्राइवेट ट्रेड पर हैं, आप उसे चेंज होता हुआ देखते हैं? अभी जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो 31 मार्च तक लागू है और ऐसी उम्मीद है कि जो है उसमें कोई ना कोई तरह का रिवीजन आएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ओएमएसएस भी बंद कर दिया है। तो मिलर्स पे और बाकी ट्रेड पे जो स्टॉक लिमिट का कोई मतलब नहीं है। जब तक सरकार दे रही थी जायज था, वो स्टॉक लिमिट लगा रखी थी। लेकिन अब जब सरकार दे नहीं रही है और सामने इतनी बड़ी फसल है, अगले साल की पूरी प्लानिंग और सब कुछ जो है व्यापारी और मिलर्स सब करने वाले हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में जरूर जो है कोई मोर लीनियंट या जो है स्टॉक लिमिट को जो है उसको लिमिट काफी बढ़ाई जा सकती है। जिस तरह की सिचुएशन अभी है अजय जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में आवक अच्छी खासी आ जाएगी, बोनस भी मिलेगा, सरकार भी जोर शोर से खरीदेगी, तो अब आगे जाके किस तरह के प्राइसेस की उम्मीद है फिर? प्राइसेस स्टडी रहने की उम्मीद है। जो प्रिक्योरमेंट प्राइस है उसके एटे बेटे में ही जो है एक बार मार्केट मूव करेगा। मेन रहेगा कि जैसे यूपी जैसा प्रांत है जहां पर अप्रैल में अराइवल स्टार्ट होगी, गवर्नमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, जहां पर उन्होंने इंटेंशन जाहिर की है कि वो प्रिक्योरमेंट करने वाले हैं। ग्राउंड लेवल पे जो है क्या मशीनरी रहेगी, कितना सपोर्ट जो है गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे प्रिक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली, इन सब चीजों पे जो है फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज तक देखा गया है कि यूपी में कोई खास मशीनरी गवर्नमेंट डिप्लॉय नहीं करती है ग्राउंड लेवल पे। केवल हरियाणा और पंजाब में गवर्नमेंट के पास वेल ऑयल्ड मशीनरी है प्रिक्योरमेंट के लिए, और एमपी में अब वो स्लोली बन रही है। तो इन सब चीजों पे ज्यादा डिपेंड करेगा गवर्नमेंट जो है कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है परचेजेस में, और किस तरह के कानून लेके आती है, वेदर वो प्रोत्साहन देती है प्राइवेट ट्रेड को या नहीं। हाँ, एक फाइनल सवाल देन दो चीज़ें, एक तो जो रीसेंट मौसम रहा है जहां पर बारिश ओले वगैरह देखने को मिले, उससे क्या कुछ नुकसान है, और दूसरा आज फिर किसान यहां पर दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, एमएसपी के बारे में जो कुछ यहां पर नॉर्थ इंडिया में हो रहा है उस पर भी नजर रहेगी। इन दोनों ही मुद्दों पर आपकी क्या राय है? जरूर जो है नुकसान हुआ है पिछले 2-4-5 दिनों में। जो ओले बरसे हैं, कई जगह पे स्टैंडिंग क्रॉप है, कहीं पे अभी भी हरी है, लेकिन डैमेज के रिपोर्ट्स हर प्रांत से मिले हैं। एमपी हो, यूपी हो, पंजाब, हरियाणा, इन चारों स्टेट से डेफिनेटली जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देयर हैज बीन डैमेज इन क्रॉप। इसका थोड़ा बहुत असर तो रहेगा आने वाले दिनों में। उस तरह का माल या तो डिस्काउंट में बिकेगा या सरकार उठा लेगी। पर मोटा मोटी जो है इतना कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। जो एक लास्ट 4-5% यील्ड में जो है इजाफा या जो ये होता है, वो 4-5% हमेशा जो बिटवीन कप एंड लिप वाला जो है स्लिप रहता ही है, कोई ना कोई कारण बन जाता है। और अब जो है ये एमएसपी का जो है वो मेरे ख्याल से तो सरकार खरीद कर रही है, एंड अब जो भी है वो इस चुनावों के बाद ही उसके बारे में कोई नया ये होगा। एब्सोल्युटली। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी की पूरी बातें इत्मीनान से करने के लिए। भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं एग्री एज अ स्पेस को? ऑफकोर्स बारिश का नुकसान कुछ एक फसलों में यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो एसेंशियल हैं ज़्यादातर इन नेचर, पर आपकी कोई टॉप ट्रेड इस स्पेस में? जब से बारिश रुकी जल्दी से, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन 3 से 4 दिन की थी, इतनी ज्यादा हुई नहीं, और इस हिसाब से प्राइसेस फिर से जहाँ से रैली किए थे वहां पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से आज इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो कॉटन कॉम्प्लेक्स थोड़ा फ्लेवर में है। वहां पे जो इंटरनेशनल प्राइसेस है 94 का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है, और 61,800 पे आप कॉटन में बाय जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 61,600 का, 62,400 तक के लेवल की उम्मीद कॉटन से करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि रिकवरी सस्टेनेबल है, और चाइना ने जो मेजर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनाउंस किए हैं, इसका फायदा आपको कॉटन में आता हुआ दिख सकता है। सेकंड मेरे रिकमेंडेशंस रहेगी धनिया में प्राइसेस 8,000 के करीब पहुंच चुके हैं। जो इनिशियली एक अच्छा रनअप आया था, वो रनअप के बाद प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लग रहा है कि बाइंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 8,050 के करीब बाय करें धनिया के करंट एप्रिल फ्यूचर को। स्टॉप लॉस लगाए 7,950। अपर साइड लग रहा है कि 8,200 तक के लेवल फिर से 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच होने चाहिए। रवि, जीरे के बारे में क्या करना चाहेंगे जो लगातार मुनाफा वसूली है? क्या और बेचने की राय है या फिर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी? 15 से 20 मार्च तक अभी मुझे बाई की रिकमेंडेशन नहीं दिख रहे, बाई का लेवल नहीं दिख रहा है। पर्टिकुलर अराइवल्स अपने पिक पे थोड़ा बारिश के हिसाब से रुके थे, पर फिर से अराइवल्स धीरे धीरे मंडियों में आ रहे हैं, और क्रॉप इतना बड़ा है तो जब तक अराइवल का प्रेशर हटेगा नहीं, बहुत बड़ी तेजी की प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही। बट फिर भी रेंज में मुझे लग रहा है कि डाउन साइड 24,200 का अच्छा सपोर्ट है, एंड अपर साइड 26,200 पे सप्लाई है। तो ये 2,000 पॉइंट की रेंज में वहां पे घूमता रहेगा। बट यस, अगर कोई उछाल आता है 25,500 600 और आपका इमीडिएटली आपके पास मंथ्स के लिक्विडेट करना है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा ना रुके, अगले 10-12 दिन और गिरावट के ही रहेंगे। कोई बड़ी तेजी की प्रोबेबिलिटी अगले 12 दिन तक नहीं लग रही। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया रवि वो सटीक सलाह के लिए। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक ले रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे पूरा ध्यान यहाँ पर इक्विटी बाजार की ओर।